आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हर रोज 9:30 से 10:30 1 घंटे का प्रोग्राम। और आगे चलकर आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में कि आज दिन भर कौन से ऐसे मामला थे, कौन से ऐसे मौज़ूआत जिन पर आप बात करने वाले हैं, और वो तमाम खबरें जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि सरहद के उस पार भी सबसे ज्यादा जिन पर बातचीत हुई, बहस मुबाहिसा हुआ और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस वक्त डिबेट्स का मौजू बने हुए वो तमाम मामला आपके सामने 1 घंटे के दौरान। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जनूबी कश्मीर में और वस्ती कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, और इस वक्त भी जहां पर खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ है। थोड़ी देर में आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट शुरू होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल, इसका जवाब आज एक बार फिर सरकार ने दे दिया है। थोड़ी देर में एक और बड़ी खबर आपके सामने इंटरनेट के हवाले से भी रखेंगे। और साथ ही साथ आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनकी आज बरसी थी, जिनका आज यौम विसाल था, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट, उनका बड़ा बयान और उस पर भारतीय जनता पार्टी का रद्द-ए-अमल जो उनकी तरफ से पलटवार किया गया है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 45 साल की तारीख बदली। उस वक्त तनाव देखा गया, कशीदगी 3 महीने से जारी थी, लेकिन तनाव तब देखा गया जब कशीदगी यहां पर ज्यादा देखी गई, जब यहां पर गोलियां चली। और किसने गोली चलाई, क्या कुछ बयान थे, दिन भर इल्जामात का, एक दूसरे पर सवालात का सिलसिला या सवालों की बौछार एक दूसरे पर की गई, उस पर जवाब भी ऑफिशियल भी आए, अनऑफिशियल कंफर्मेशन भी होती रही। सब चीजें आपके सामने रखेंगे और कुछ ऐसी तस्वीरें बताएंगे LAC से, जहां पर भारत की तरफ से जो सबूत आज चीन के सामने रखा गया है, चीन का भी बयान आपके सामने रखेंगे, दोनों तरफ की बात आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि कोविड-19 का कहर आज इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा देखा जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। इन सब के बीच में 50,000 तक मुतासरीन की तादाद पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुकूमत का बड़ा फैसला वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, लेकिन जम्मू के अंदर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारे केसेस, और आज सबसे ज्यादा केसेस एक बार फिर सामने आए हैं। क्यों डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को पुंछ के अंदर बंद कर दिया गया, वहां पर मुलाजमीन के पॉजिटिव केसेस सामने आए, इन सब को लेकर डिटेल्स आगे चलकर प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और अहम मौज़ूआत भी, मुलाजमीन की बात करेंगे और मुलाजमीन पर महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया डायरेक्टर का, वो आपके सामने रखेंगे। और उन मुलाजमीन के लिए, या वो जो आरजी मुलाजमीन महकमा RDD के साथ या फिर कई बरसों से मनरेगा के जो आरजी मुलाजमीन थे वो काम कर रहे हैं, या जो इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर आज डायरेक्टर की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। सब पर आपके सामने बात रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बड़ी खबर से, जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर इस वक्त खबर आ रही है कि जनूबी कस्बा तराल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया है। तराल में जहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है, और अभी तक की इतलात के मुताबिक नौदल तराल का इलाका जहां पर यह ग्रेनेड हमला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया। मिल्टन 2 ने CRPF कैंप की 80वीं बटालियन को जहां पर निशाना बनाया, और किसी तरह के नुकसान की इतलात शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं हुआ है। जनूबी कश्मीर, पुलवामा जिला, सब जिला तराल और यहां पर नौदल इलाका ग्रेनेड हमला हुआ, और बताया जा रहा है कि कुछ यहां पर गोलियां चलने की भी आवाज जरूर सुनाई दी, लेकिन किसी तरह के नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है, जो अभी तक हमें हमारे नुमाइंदे से या दीगर मकामी लोगों से और जराये से पता चल पाया है कि इस इलाके के अंदर मिल्टन 2 की मूवमेंट कभी कभी रहती है। और आज ग्रेनेड हमला किया गया, CRPF के कैंप पर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन ये ग्रेनेड कैंप के बाहर फटा, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और इस बीच इसके बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज मजीद हरकत में आई, कार्रवाई शुरू की गई। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि इस कैंप के आसपास सर्च ऑपरेशन भी CRPF की तरफ से शुरू किया गया है। चलिए अब 4G इंटरनेट के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट चलेगा या नहीं, ये सवाल सबके सामने था, लेकिन हुकूमत का एक और हुक्मनामा जारी हुआ है। हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि आज के हुक्मनामे में कि फिलहाल 20 अजला के अंदर 2G इंटरनेट पर ही लोगों को गुजारा करना होगा। उधमपुर और गांदरबल जिले के अंदर जहां पर 4G इंटरनेट खदमात पहले बहाल की गई थी, फिलहाल इन 2 अजला के अंदर चलती रहेंगी। कल ही
हुकूमत की तरफ से एक हलफनामा दायर कराया गया अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जवाब दिया गया कि मजीद 2 अजला में 4G इंटरनेट सर्विसेज चलाई जा सकती, जिसके बाद कयास-सरैयां तेज हो गई थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जम्मू और दीगर अजला के साथ या वादी का एक कोई और डिस्ट्रिक्ट जहां पर 4G इंटरनेट सर्विसेज लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल आज जो हुक्मनामा होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, उस हुक्मनामे के मुताबिक फिलहाल 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 2G इंटरनेट सर्विसेज ही चलेंगी। 4G की जो खिदमात है वो उधमपुर वालों को और गांदरबल जिले के लोगों को फिलहाल मिलती रहेंगी। और 30 सितंबर को फैसला लिया जाएगा क्या बाकी अजला में 2G इंटरनेट को, जो अभी तक 2G चल रहा था, उसे 4G में कन्वर्ट किया जाएगा, स्पीड बढ़ाई जाएगी या नहीं। 30 सितंबर फिलहाल इस महीने के आखिर तक 20 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इंतजार करना होगा जहां पर इंटरनेट सर्विसेज अभी इन 20 में से जो 18 अजला है वहां पर इंतजार करना होगा। लेकिन 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें उधमपुर और साथ ही साथ गांदरबल जिला 4G इंटरनेट सर्विसेज यहां पर फिलहाल चलती रहेंगी। तो ये हुक्मनामा जारी किया गया है जहां पर 4G इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बैन रहेगी। लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के, जहां पर एक जम्मू सूबे का जिसमें इंतजामिया की तरफ से उधमपुर के अंदर फिलहाल 4G इंटरनेट सर्विसेज को एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है, गांदरबल के अंदर भी चलती रहेंगी। और इस बीच मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और सलामती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज हुक्मनामा जारी किया गया उसमें हवाला दिया गया है कि हालात इस वक्त जरूर बेहतर हैं, लेकिन सलामती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगला फैसला 30 सितंबर को लिया जाएगा। और जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, उनकी तरफ से उन्हें मिल्टन 2 की मौजूदगी की या कई मकामात पर ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर मिल्टन मुखालिफ कार्रवाइयां चल रही हैं और उससे पहले मिल्टन 2 की जो एक्टिविटीज हैं वो देखी गई हैं। इन चीजों को देखते हुए डिस्कस करने के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से फिलहाल जो इनपुट्स उन्हें मिल रही हैं उसके आधार पर होम डिपार्टमेंट को जो डिटेल शेयर की गई हैं और उसके बाद हुक्मनामा जारी हुआ। और 2G इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलती रहेंगी, लेकिन गांदरबल और उधमपुर के अंदर 4G सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी। 30 सितंबर के बाद कोई अगला फैसला सामने आएगा। चलिए अब आपको यूनियन टेरिटरी लद्दाख लिए चलते हैं, क्योंकि मशरकी लद्दाख हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, आप यूरोप, अमेरिका, अरब ममालिक के अंदर या सरहद के उस पार देखेंगे तो ये तस्वीरें या LAC जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। और उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा कि मई के महीने से 22 मई के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद 15 और 16 जून को जब गलवान वादी के अंदर मशरकी लद्दाख के हिस्से के अंदर भारत और चीन के अफवाज आमने सामने आई और दोनों में टकराव हुआ, 20 फौजी जवानों की कुर्बानी लगी और उसके बाद हमने देखा कि तनाव लगातार बढ़ता गया। बातचीत चलती रही, 1 दर्जन मुलाकातें भी हुई, सिफारती सतह पर भी, फौजी सतह पर भी। लेकिन इन सब के बीच में 3 महीने के इस अरसे के दौरान जहां पर वज़ीर खारजा की बातचीत हुई, वजारत दिफा के तर्जुमान, वजारत दिफा के जो नुमाइंदे जिम्मेदारान थे उनके दरमियान भी मुलाकातें होती रही और मुज़ाकराती अमल के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश होती रही। लेकिन पिछले 45 सालों की, 45 बरसों की जो तारीख थी वो उस वक्त बदल गई जब सरहद पर गोली चली और LAC पर फायरिंग के बाद जो आज दौरान शब, हालांकि पिछली रात जो गुजरी है इसमें फायरिंग हुई 3 से 6 से 7 बजे के बीच में, यानी 3 से 4 घंटों का जो वक्त गुजरा है उसमें ये गोली चली। और इसके बाद एक दूसरे पर सवालात उठाए जाने लगे, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाने लगे। चीन ने यह कहा कि भारत की तरफ से LAC पर फायरिंग की गई है और भारत ने इन सवालात को या जो इल्जाम आयद किया गया था उसको मुस्तरद किया। और LAC पर फायरिंग के बाद जहां पर चीन ने कहा कि फायरिंग की शुरुआत हुई है या फायरिंग की गई है वो भारतीय फौज ने की है। इसके बाद फौज का और वजारत दिफा का 2 अलग अलग बयान आए जिसमें चीन के इल्जामात को मुस्तरद किया गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों की इश्तिआल अंगेज सरगर्मियों को छुपाने के लिए चीन गुमराह कुन बयान दे रहा है, जो भारत की तरफ से कहा गया।
फौज ने भी कहा और दूसरी तरफ वजारत दिफा की तरफ से भी कहा गया। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि फौज ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी किया है उसमें, कि फायरिंग के बावजूद फौज ने एलएसी के इस पार यानी हिंदुस्तानी फौज ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और किसी तरह की बड़ी लड़ाई देखने को नहीं मिली। लेकिन गोली चली उस वक्त जब हम देख रहे थे कि कुछ ही दिन पहले एससीओ का इजलास, शंघाई ताउन तंजीम का पहला मरहला, जहां पर वजारत दिफा ने, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के शहर मॉस्को के अंदर चीनी हम मनसब से मुलाकात की। सबकी नजरें अब अगली मुलाकात पर हैं, वो होगी या नहीं ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आज मुलाकातों के बावजूद भी करीब 3 महीने के बाद और ओवरऑल अगर तारीख को उठाकर देखें तो 40 से 45 साल गुजर गए जब दोबारा एलएसी पर इस तरह के तनाव के बीच गोली चलती देखी गई। श्रीनगर स्टूडियो चलते हैं, सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। सनम, क्या कुछ तफसीलात मजीद मिल पा रही हैं? शाम होते होते हमने देखा है कि आज दिन भर तनाव काफी ज्यादा रहा और पिछले 3 महीनों से इस बार काफी ज्यादा डिस्कशन एलएसी पर आज होता रहा। ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस वक्त मीडिया की बात करें, तमाम हुकूमतें लगातार आगे आकर बातचीत की कोशिश को इस वक्त कह रहे हैं कि और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो सुबह 3 बजे से 6 और 7 बजे के दरमियान हुआ है, उसके बाद कुछ और डिटेल्स इमर्ज हो पाई हो, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? और साथ ही साथ इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद लद्दाख के दीगर इलाकों के अंदर। देखिए बिल्कुल आसिफ, परसों का दिन थोड़ा सा शांत गुजरा था, लेकिन कल आज रात को जो कुछ भी हुआ, यूजुअली हिंदुस्तान और चीन की फौजों के दरमियान एक एग्रीमेंट था। ये बहुत पहले 45 साल पहले एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन आज रात को पहली बार 45 साल बाद गोली भी चलाई जाएगी, यानी वो महादाब खत्म हो गया। अब एक बहाना बनाया जा सकता है। आज की इस गोलीबारी के हवाले से जहां चीनी फौज का ये भी कहना है कि यहाँ की तरफ से यानी हिंदुस्तान की तरफ से चीनी टेरिटरी पे हमला किया गया, वहां अंदर घुसने की कोशिश की गई। ताहम इधर से बताया गया कि चीनी अफवाज ने कोशिश की और सब्र तहम्मुल से यहाँ से साफ तौर पे लिखा गया कि सब्र तहम्मुल से यहाँ काम लिया गया और सूझबूझ से काम लिया गया। साफ जाहिर है ये इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन है, बचपन में शायद आपने कहानी पढ़ी होगी, शेर और उसकी कहानी, बेड़ की कहानी, शेर कहता कि पानी। चीन इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्ट समझ रहा है, पावर में समझ रहा है, और चीन की फौज भी समझ है और वो किसी भी तरीके से जंग चाहते हैं। लेकिन शायद चीन को ये याद नहीं है कि हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान भी रहा है, इसी सरजमीन से टीपू सुल्तान भी पैदा हुआ है, इसी सरजमीन से भगत सिंह भी पैदा हुआ है, अब्दुल हमीद भी इसी, हवालदार अब्दुल हमीद इसी सरजमीन का। तो चीन को के खिलाफ इस वक्त इधर से फौज को आजादी मिलनी चाहिए। हमारी फौजों के जो हाथ बांधे गए हैं वो सही बात इस वक्त नहीं है, क्योंकि सब्र तहम्मुल कब तक? लगातार चीन चाहता है कि कुछ एस्केलेशन हो, कुछ टेम्परेचर हाई हो, और इस टेम्परेचर हाई होने के बाद वो चाहता है, और ये जब तक वो चाहता रहेगा इधर से हाथ बंद रहिए। लेकिन अभी तक जो खबरें, आज दिन भर भी यही खबरें थी कि दुनिया भर में आज जो चाइना का मामला, हिंदुस्तान चाइना कन्फ्लिक्ट जो स्टैंड अप है, आई बाल टू आई बाल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, ये डिस्कस हो रही है। लेकिन इसमें जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पावर्स, वर्ल्ड पावर्स हैं जो डिस्कस करें, वो अपने फायदे के लिए डिस्कस करें। माजी की प्रैक्टिस उनकी यही रही है कि हथियार उनको बेचने होते थे और उस हथियार बेचने के माहौल में वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ाते रहे, कभी सरक्रीक को लेके, कभी कश्मीर को लेके, कभी किसी और को लेके, और फिर अपने हथियार उन्होंने बेचे। जब ऐन मौका आया तो उस वक्त उन्होंने अपनी आंखें एक चीज सनम और भी जानना चाहूंगा, हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी एक साइड एक विन में वो तस्वीरें भी लगा दीजिएगा चाइनीज आर्मी की तरफ से, क्योंकि दिन भर जो इल्जाम लगाए गए उन सबके बीच में हमने देखा कि दोनों तरफ से इनकार किया गया कि पहले किसकी तरफ से चढ़ाई की गई है। लेकिन ये तस्वीरें शाम होते होते सरम सामने आई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि एक तरफ जहां पर जो बंदूकें थी उनका इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ चाकू भी अपनी राइफल्स के साथ चीनी अफवाज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगाए गए थे। एक चीज ये, अब मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि आपने इस तरह के हालात पहले भी जरूर देखे होंगे, लेकिन जहां अभी तक हम कशीदगी की बात कर रहे थे कि शायद हालात और भी खराब हो सकते हैं, और हालात वाकई में उस वक्त और भी खराब हुए जब फायरिंग हुई, यहां पर गोली चली, और गोली चलने के बाद वजारत खारजा की तरफ से भी बयान आता है कि इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल है। और इन सब के बीच में हर किसी को अंदाजा है, हुकूमत चलाने वाले लोगों को भी पता है हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऑप्शन क्या है? खित्ता किस तरफ अब जा रहा है? क्योंकि अब गोली भी चली है, अब सिर्फ बात सिर्फ जुबानी जंग तक महदूद नहीं रही है।
देखिए, इस वक्त सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा टेंस है और बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन का खुद एतराफ मरकजी वजीर भी कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर दूसरी सरहदों पे भी चाइना जो है वो अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। चिकन पॉइंट जो है, चिकन नेक जो है, वहां पर भी उसकी नजरें लगी हुई हैं। और फिर हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर साबजारिया लद्दाख में तो फेस आप देख रहे हैं। तो इस सारे के बीच में कमजोर आदमी को मार पड़ती है। तो अगर हमारे तरफ से, इधर से इंडिया की तरफ से कमजोरी कुछ दिखाई जा रही है, ये जो फौजों को ने सब्र तहम्मुल किया, ये कमजोरी है। कमजोरी दिखाना नहीं है, आंख टू आंख मिलना है। और चीन को इस वक्त अगर हमारे फौजों के हौसले बुलंद रखने तो उनको बताना है गो एंड अटैक। ये अब ये वाला मामला नहीं देखना पड़ेगा, चीन को सबक सिखाना है। और सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी फौजों को इस वक्त तैयार रखना होगा, उनको बताना होगा। वरना जिस तरह से ये गेम खेल रहा है चाइना, उससे यहाँ की फौजों का मॉरल जो है वो डाउन होता जाएगा लगातार। क्योंकि आगे मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम में ऑलरेडी जब ठंड आसपास भी होगी तो फिर फौजियों का जो मॉरल है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो इस वक्त मौका है और मौके में देखना ये नहीं है, बाद में फैसला किया जाएगा। ये वो है कि बाद में देखेंगे कि यहाँ हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो चल रहा है। पहले मरहले में डिफेंस मिनिस्टर गए थे मॉस्को और अब आज मॉस्को के लिए रवानगी आज सुबह जब हिंदुस्तान से हुई, यहां से वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की, तो सनम उन्होंने तेहरान भी वो पहुंचे। तेहरान कुछ देर के लिए रुके और जवाद बिन ज़रीफ जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनसे मुलाकात की। आलमी सतह पर ही मुलाकातें कितना रंग लाएंगी? क्या वाकई में कशीदगी को कम करने के लिए जवाद बिन ज़रीफ से मुलाकात या ईरान का एक इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त हो सकता है, या कोई और तरह की मदद हिंदुस्तान को? देखिए, हिंदुस्तान की इस वक्त अपने पांव पे ही उसने उठना है, कोई और किसी के फटे में पांव नहीं डालता है। हमारे वजीर दिफा जो चाइना गए हुए थे वो चाबार के मामलों को लेकर गए थे। चाबार में जिस तरह चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस हवाले से हो गए थे कि वो चाहते हैं कि चाइना और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो जिस तरह से बनते जा रहे हैं वो ना होने चाहिए। और खास तौर पे क्योंकि बिल्कुल ये सामने है, जब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट होगा तो पाकिस्तान की तरफ से अटैक जरूर होगा, पाकिस्तान चाइना को साथ जरूर रहेगा। तो चाहते हैं कि वो चाबार से होते हुए अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर लें ताकि पाकिस्तान को मौका ना मिले इन सारी सिचुएशन में। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल फेस ऑफ स्टैंड ऑफ जो है वो हमारा चाइना के साथ है। और चाइना के साथ इस सारे मामले में छुटपुट ही सही, गोली का जवाब गोली से, ग्रेनेड से देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले वक्त में दुनिया में मान रही है कि ये सारे वाक़ात जो हैं ये एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। जब जाना ही है तो 10 दिन बाद जो जाना है आज क्यों जाएं? क्योंकि जब यहाँ की सिचुएशन, हमारी फौजों का मॉरल डाउन होगा तब जंग में जाने कोई फायदा नहीं है। इस वक्त खून गर्म है, फौज का खून गर्म है, लड़ने वालों का गर्म है, फजाइया का खून गर्म है। इस वक्त चीन को 2 का 4 से जवाब दिया जा सकता है। आपने फौज की तैयारियों की बात की, फिजाइया की बात की, तो कुछ और तस्वीरें भी अपने नाजरीन को बताएंगे। और ये तस्वीरें लद्दाख की नहीं बल्कि किश्तवाड़ से आने लगी हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सरगर्मियां अब की जा रही हैं, जो एक्टिविटीज अब देखी जा रही हैं, वो खित्ते चिनाब तक भी हो रही हैं और तैयारियां बड़े पैमाने पर हैं। किश्तवाड़ की तस्वीरें आपको बताते हैं, जहां पर अपाची हेलीकॉप्टर्स जो आज पिछले 24 घंटों के दौरान अगर देखें तो किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहां पर एक नहीं दिन में दो मकामात पर और दो हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है एक बड़ी मशक हो सकती है। किस तरीके से अब देखा जाए, जब बात जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उन हिस्सों के अंदर भी पहुंच जाए लद्दाख से, जहां पर नजदीकी हिस्से जो चीन के सरहद के साथ लगते हैं, तो क्या खित्ते में या इस इलाके के अंदर जहां पर तनाव को कम करने की कोशिश है, इन सरगर्मियों से और आगे बढ़ सकती हैं, आग और लगेगी? देखिए, यहाँ पे जो आपने कश्तवाड़ की बात की, कश्तवाड़ से करगिल 220 किलोमीटर है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। और साफ जाहिर है चाइना कोशिश करेगा करगिल के साइड से दूसरे वो कई जो है कई महाज खोलने की चाइना बराबर कोशिश करेगा। तो ये अपनी तैयारी है, करगिल से भी तैयार रहना है तो यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश से भी तैयार रहना है। और तैयारी में आप डिफेंसिव मोड पे नहीं आने, जिस तरह हमारे जो मुल्क के हलमा पेपर्स पे जो लोग हैं वो डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, तो डिफेंस में जो रहता है उसको मार खानी पड़ती है। तो इस वक्त डिफेंस में आने की जरूरत नहीं है, सीधा
पहले हम फौज असूल है जंग का, पहला हमला जिसने किया उसकी जीत होती है, वो जीत जाता है। तो हमला यहां से करना है और दिखा देना है कि लड़ सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं। जिस तरह आज रात को यहाँ से फौजें जो हैं उन्होंने जिस तरह चाइना कहता है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, देखिए चाइना ने जब हमारी फौजें यहाँ से चाइना की टेरिटरी में घुसी तो तभी उन्होंने हवाई फायरिंग की, वरना वो इस तरफ आके हवाई फायरिंग नहीं करते। अगर वो इधर की टेरिटरी में आते तो शायद वो इधर सीधा फायर करते, जो बंकर्स में जवान उन पर अटैक करते, लेकिन उनको हवाई फायरिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो डिफेंस पे आ गए थे। डिफेंस वाला हमेशा अपने बचाव की कोशिश करता है, वो टेरिटरी छोड़ता है, वो सब चीजें छोड़ता है। तो इस वक्त जरूरत है हमारे पॉलिसी मेकर्स को एक सख्त स्टैंड लेने की। और बिल्कुल, जहां पर सरगर्मियां हो रही है तो हमारे नुमाइंदे अजय शाह ने किश्तवाड़ से रिपोर्ट भी की है, जरा आपको ये भी दिखाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। और अजय शाह को पहले सुन लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने ग्राउंड जीरो से हमें बताने की कोशिश की है, और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से बात करेंगे, और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की तरफ से आज क्या बयान दिया गया। इंडिया और चाइना के बीच LAC पे बने तनाव के बीच किश्तवाड़ में भी अब एयरफोर्स की एक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुज़श्ता 2 दिन में 3 बार यहाँ पर एयरफोर्स की फ्लाइट देखी गई हैं, जिनमें से अपाची हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। जहाँ कल 2 अपाची हेलीकॉप्टर्स जिनको यहाँ पर परवाज भरते हुए लैंडिंग करते हुए देखे गए, वहीं रात को भी करीब 1 घंटे के लिए अंधेरे में फ्लाइट हेलीकॉप्टर की हुई हैं। जबकि आज सुबह फिर दोबारा से 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए, उन्होंने लैंड किया और उसके बाद पूरे एरिया को रखी किया है। हम आपको ये बताते चले कि जिस तरह से किश्तवाड़ का बॉर्डर लद्दाख के साथ मिलता है और चाइना की सरहदें भी यहाँ से दूर नहीं हैं, उसको देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब 47 में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस समय में भी यहाँ पर इसको यूज़ करने की कोशिश की गई। कुछ जहाज़ यहाँ पर उतारे गए थे, हालांकि तब एक रनवे नहीं थी, पूरा हेलीपैड नहीं था, लेकिन डेकोटा और दूसरे जहाज़ों को यहाँ पर उतारने की बात सामने आई है। और जबकि अब अपाची हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर मूवमेंट करवाई गई है, फ्लाइट करवाई गई है, उसको देखते हुए अगर LAC पे कुछ स्थिति बिगड़ती है तो आने वाले दिनों में किश्तवाड़ हेलीपैड की एक अहम भूमिका हो सकती है। अजय शाह, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। ये बात किश्तवाड़ की। और भारत और चीन सरहदी कशीदगी के बीच एक तरफ जहां बीजिंग में मीटिंग का दौर जारी है, फौजी सरबराह से चीन के सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात और उसके बाद तैयारियां, तो दूसरी जानिब दिल्ली के अंदर भी हलचल तेज हुई है और LAC के मसले पर आज सुबह से ही काफी गहमागहमी देखने को मिली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों अफवाज के सरबराहान और वजारत दिफा के अफसरान के साथ एक मीटिंग आज मुनक्किद हुई। इसमें LAC पर देर रात हुए वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया और आगे की हिकमत अमली तय करते हुए सरहद पर मौजूद जवानों को मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को बहाल रखने के लिए कदम उठाने की पूरी छूट दे दी गई है। दूसरी जानिब देर शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मॉनसून इजलास के साथ साथ जहां पर इस वक्त LAC पर कशीदगी है और देर रात जो वाक़या पेश आया, इसे लेकर भी मुज़ाकरात हुए और वज़ीर आज़म को वज़ारत दिफा की तरफ से ब्रीफ किया गया है।